नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक ही शर्त पर वापस हो सकता है किसान जब तीनों कानून हो जाएंगे रद्द। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बेरोजगारी अपरंपार अर्थव्यवस्था का बंटाधार, मोदी सरकार के 7 साल पर कांग्रेस ने कसा तंज। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मन की बात कार्यक्रम पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा निरर्थक बात से कोरोना खत्म नहीं होगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एक ही शर्त पर वापस हो सकता है किसान जब तीनों कानून रद्द होंगे, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, एक तरफ देश में कोरोना वायरस चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले 6 महीने से धरनारत हैं। न सरकार पीछे हटने को तैयार है, न किसान पीछे हटते नजर आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दोहराया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते वे दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे और न वापस घर जाएंगे। ट्विटर पर लिखते हुए राकेश टिकैत ने कहा है, किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है। किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है, तीनों कानून रद्द कर दो और एमएसपी पर कानून बना दो। किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है, किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है, तीनों कानून रद्द कर दो और एमएसपी पर कानून बना दो। इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में राकेश टिकैत ने कहा है, इस आंदोलन में पूरे देश के किसान एकजुट हैं, दवाओं की तरह अनाज की कालाबाजारी नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत ने सरकार को भी आगाह किया है कि अगर किसानों पर कार्रवाई की गई तो वे आंदोलन को और अधिक तेज कर देंगे। राकेश टिकैत ने कहा है, देश भर में आंदोलित किसानों पर कहीं भी किसी भी किसान पर मुकदमे दर्ज किए गए तो आंदोलन को देशव्यापी धार दी जाएगी। इससे पहले भी राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों को हटाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा था कि आंदोलन जब तक भी करना पड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना है। इस आंदोलन को भी अपनी फसल की तरह सींचना है, समय लगेगा, बिना हिंसा का सहारा लिए लड़ते रहना है। कल राकेश टिकैत ने कहा था कि रोटी तिजोरी की वस्तु न बने, इसलिए किसान 6 माह से सड़कों पर पड़ा है। भूख का व्यापार हम नहीं करने देंगे और आंदोलन की वजह भी यही है। आंदोलन लंबा चलेगा, कोरोना काल में कानून बन सकते हैं तो रद्द क्यों नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस चले जाएं, मगर सरकार कृषि कानूनों पर वापस होती नजर नहीं आ रही, जिस कारण ये कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन किस दिशा में रुख करते हैं। अगली खबर की तरफ, बेरोजगारी अपरंपार अर्थव्यवस्था का बटाधार, मोदी सरकार के 7 साल पर कांग्रेस का तंज। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्र सरकार और बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताया गया है। कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार ने 7 साल में अनगिनत घाव दिए हैं जो अब नासुर बन गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि 7 सालों से बेरोजगारी अपरंपार है, कमर तोड़ महंगाई है, अर्थव्यवस्था का बटाधार हो गया, इसीलिए मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि 7 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। हमने खोई लोकतंत्र की गरिमाएं, संवैधानिक संस्थाएं, शासन की मर्यादाएं, प्रधानमंत्री की संवेदनाएं और दर्द बांटने व वचन निभाने की मान्यताएं। हमने कोई इंसानियत और मानवता, आत्मनिर्भरता, वैश्विक मान। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता का विश्वास और सम्मान खो दिया है, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि केवल मैं ही महान। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के 7 साल में हमने क्या पाया, सिर्फ नफरत और बंटवारे का साया, झूठी नोटबंदी और जीएसटी की माया, फरेब और जुमलों की छाया, गंगा मैया में बहती हजारों लाशें, उन्नाव, प्रयागराज और कानपुर में मिट्टी के तले दबी सांसें, सरयू तट पर उतारी जा रही लाल चुन्नियां, शमशान घाट की नई चुनी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे दहकती आग की चिमनियां। उन्होंने कहा कि क्या यह सब मेरी भारत माँ के संस्कार और संस्कृति हो सकते हैं? नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात कार्यक्रम पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा निरर्थक बात से कोरोना खत्म नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अब से कुछ देर में पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से रूबरू होंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रसारित होने से पहले ट्वीट कर कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नियत, नीति, निश्चय, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। वहीं वह कई बार मोदी सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। शनिवार को उन्होंने मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। गुरुवार को उन्होंने मोदी सरकार के अच्छे दावों पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन, ये कैसे अच्छे दिन। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि कार्यक्रम में पीएम मोदी
कोरोना वायरस और वैक्सीन की कमी पर चर्चा कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल के दाम 100 के पार, सीएम गहलोत बोले महामारी में मुश्किलें बढ़ा रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एक तरफ जहां लोग परेशान हैं, वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देश के कई शहरों में पिछले एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं डीजल के दाम में भी लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल 104 रुपए लीटर तक पहुंच चुका है। राजस्थान में भी कई शहरों में पेट्रोल के दाम में तेजी आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम पर एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है, जिससे राज्यों को हिस्सा मिलता था। वहीं स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाकर अपनी जेब भर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में आम आदमी अपनी आमदनी कम होने से परेशान है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार महंगाई से उसकी मुश्किलें और बढ़ा रही है। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि पेट्रोल डीजल पर मिलने वाले टैक्स से ही केंद्र सरकार की 1/3 कमाई हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे समय में जबकि आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद थी, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इस साल के बजट में नया टैक्स लगाने से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गए, जिससे ईंधन के दाम में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि इससे दूसरी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं और लोग महंगाई से परेशान हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, 6 महीने से डटे किसान, क्यों नहीं निकल रहा समाधान। जी हां दोस्तों, यूपी से हजारों किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचा। नेशनल हाईवे खोद दिए गए, ठंड की रातों में पानी की बौछार की गई ताकि किसान दिल्ली में दाखिल ना हो सके। इसके बाद किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर ही केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठ गए। 26 मई साल 2021 मौसम बदल गया, तपती गर्मी आई। आंदोलन के 6 महीने और नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 7 साल पूरे हुए। किसानों के यूनियन संयुक्त मोर्चा ने 26 मई को काला झंडा दिवस घोषित किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि कृषि कानूनों को लेकर वह किसानों के साथ दोबारा तत्काल संवाद शुरू करे, वरना आंदोलन तेज किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ये आंदोलन असल में सितंबर 2020 से ही पंजाब और हरियाणा में जारी था, लेकिन जब किसानों को लगा कि उनकी बात दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही, तो नवंबर के आखिर में किसान दिल्ली के लिए कूच कर गए। बीते 6 महीने के अरसे में किसानों ने सड़कों पर लगे तंबुओं और ट्रॉलियों को अपना घर बना लिया है। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा और लंबा किसान आंदोलन है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन 6 महीनों में आंदोलन के क्या क्या अहम पड़ाव रहे, पढ़िए इस रिपोर्ट में। 21 मई 2021 को 40 किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और तत्काल किसानों के साथ संवाद दोबारा शुरू करने को कहा। इस चिट्ठी में लिखा है, सरकार की ओर से की गई बातचीत में किसानों ने पूरा सहयोग किया, लेकिन फिर भी सरकार हमारी न्यूनतम मांगों और चिंताओं का हल निकालने में असफल रही है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अब तक इन कानूनों को वापस ले चुकी होती, जिससे किसानों में इतना असंतोष है जिनके नाम पर यह कानून लाया गया है। बीबीसी से बात करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल सिंह कहते हैं, 26 मई को हम शुरुआत बुद्ध पूर्णिमा की पूजा से करेंगे। जो जहां भी प्रदर्शन चल रहा है वहां सरकार के इस कानून के खिलाफ काले झंडे फहराएगा। हम पंजाब में रैली निकाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कोरोना के हालात देखते हुए हम रैली या परेड नहीं निकालेंगे। हमने अपनी मांग सरकार के सामने कई बार रख दी है। अब नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री कहते हैं कि हम कोई अल्टरनेटिव लेकर आए, सरकार आपकी है, ये काम आपका है। हमने अपनी मांग रखी है और अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। हमारी पीढ़ियों का भविष्य दांव पर है। 18 महीने की रोक से कुछ नहीं होगा। बीते 4 महीनों से सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ है। सीमाओं पर किसान अब भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वह न्यूज चैनल और सरकार के एजेंडे से बिल्कुल बाहर नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के धर्मेंद्र मलिक यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। बीबीसी से वे कहते हैं, हमने कोरोना को देखते हुए किसानों को यहां आने से मना किया है, लेकिन इस बार ये काले झंडे गांव-गांव में फहराएंगे। ऐसा नहीं है कि किसानों और सरकार के बीच संवाद कम हुए हों। कम से कम संख्या के हिसाब से तो सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इन 11 बैठकों में क्या हुआ, ये सिलसिलेवार तरीके से समझना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामदेव की मुश्किलें बढ़ी, आईएमए के बाद अब फाइमा ने भेजा कानूनी नोटिस। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बाद अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। फाइमा ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए और पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से रामदेव को कानूनी नोटिस थमा दिया है। फाइमा ने कहा कि बाबा रामदेव ने सस्ते प्रचार
उपचार के लिए एलोपैथी को लेकर निराधार दावे किए, जिसकी वह निंदा करता है। साथ ही फायमा ने खुले तौर पर रामदेव से अपने दावों के पीछे सबूत देने या फिर माफी मांगने की बात कही। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच देश में आयुर्वेद और एलोपैथी की जंग तेज हो गई है। आईएमए ने बाबा रामदेव के बयानों और नए वीडियो के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। इस बीच कई एलोपैथिक डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही उन्हें 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भी भेजा गया है। उधर बाबा रामदेव का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि किसी का बाप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। हालांकि रामदेव के बयान को लेकर उनके करीबी आचार्य बालकृष्ण ने सफाई में कहा है कि ये वीडियो पुराना है। इससे पहले आईएमए ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि कोरोना के इलाज के लिए सरकार के प्रोटोकॉल को चुनौती देने और टीकाकरण पर कथित दुष्प्रचार वाला अभियान चलाने के लिए रामदेव पर तत्काल राजद्रोह के आरोपों के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खराब निकले पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई जमकर फटकार, कहा गुजराती कंपनी को बचा रहे। जी हां दोस्तों, खराब वेंटिलेटर के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि लोगों की जान से ज्यादा गुजरात की कंपनी को बचाने में आपका ध्यान है। जज ने कहा कि कंपनी के दावों को जस का तस कैसे मान लिया गया। आपने यह तक नहीं कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अस्पतालों ने कोर्ट को बताया था कि पीएम केयर फंड से मिले 150 वेंटिलेटर में से 113 खराब निकले। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि खराब वेंटिलेटर्स को लेकर क्या उपाय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि इन वेंटिलेटर्स की सप्लाई पीएम केयर फंड से नहीं की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने जवाब में कहा कि गुजरात की ज्योति सीएनसी नाम की कंपनी से वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। उसने बताया कि इनमें कोई खराबी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि हो सकता है डॉक्टरों को वेंटिलेटर चलाने न आ रहे हों। जज ने कहा अस्पताल के लोग जो कुछ कह रहे हैं उस मामले में क्या केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाया? आप देश के आम नागरिकों के प्रति ज्यादा चिंतित हैं या फिर गुजरात की कंपनी के प्रति? हलफनामे में जो बातें कही गई हैं उनसे लगता है कि आपको मरीजों के जीवनी की परवाह नहीं है। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार का रवैया बहुत ही खराब है और ऐसा लगता है कि इस मामले को हल्के में लिया जा रहा है। अदालत ने कहा कि आप इस मामले को कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन इस गंभीर स्थिति में आंख नहीं बंद की जा सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 जून को होगी। बता दें कि जब ये वेंटिलेटर तैयार हुए थे तो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी कहा था, मुझे खुशी है कि राजकोट के एक उद्योगपति ने 10 दिन में वेंटिलेटर बना दिए। इनकी पूरी तरह से टेस्टिंग भी की जा चुकी है। शनिवार से मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शशि थरूर ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। महामारी के चलते स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान बंद पड़े हुए हैं। कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसी बीच केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। परीक्षाओं को रद्द करने का समर्थन किया। सांसद शशि थरूर ने देश में बढ़ते कोरोना महामारी के खतरे और छात्रों की मानसिक थकान व चुनौतियों का हवाला देते हुए कहा है कि वे ऑफलाइन मोड में 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश इतिहास में सबसे बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को 2 अन्य विकल्पों से भी अवगत कराया। पीएम मोदी के सामने रखे 2 विकल्प। कोविड-19 के इस दौर में कई छात्रों के परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले ऐसे हैं जिसमें उनके माता पिता की मौत तक हो चुकी है। ऐसे में इन परेशानियों का सामना करने वाले छात्रों से परीक्षा की तैयारी की उम्मीद करना अनुचित है। इसके अलावा उन्होंने छात्रों के स्वास्थ्य जोखिमों पर ध्यान दिलाया कि जो छात्रों को शारीरिक रूप से परीक्षा केंद्रों की यात्रा करने के लिए मजबूर होने पर सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती लॉजिस्टिक है, खासकर उन छात्रों के लिए जो ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां इस वक्त लॉकडाउन है और वहां सीमित परिवहन सेवाएं पहुंचाना आसान नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता बोली, पीएम मोदी पचा नहीं पा रहे बंगाल चुनाव की हार, इसलिए कर रहे बदनाम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ममता ने कहा कि सरकार को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर बदले की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता ने यहां तक कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बंगाल चुनाव में हुई अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का कार्यालय फर्जी, एकतरफा और विभाजनकारी खबरें फैला रहा है। ममता ने कहा, आप मेरा इस तरह अपमान ना करें, हमें चुनाव में बड़ी जीत मिली इसलिए आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आपने सारी कोशिश लेकिन फिर भी हार गए। आप हमारे साथ इस तरह रोज क्यों लड़ रहे हैं? ममता ने कहा, मैंने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की योजना बनाई थी। मुझे चक्रवात याद से हुए नुकसान को देखने के लिए सागर और दीघा की यात्रा करनी पड़ी। मेरी सारी योजनाएं बनी और तैयार थी। फिर अचानक हमें एक फोन आया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं चक्रवात के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए बंगाल का दौरा करें। जब तक पीएम सीएम की बैठक होनी थी तब तक हमें पता चला कि पीएम कुछ समय पहले ही वहां पहुंच चुके थे और वहां मीटिंग चल रही थी। हमें बाहर रुकने को कहा गया कि इस समय कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि मीटिंग चल रही है। हमने थोड़ी
देर धैर्यपूर्वक इंतजार किया। फिर जब हमने फिर से पूछा तो हमें बताया गया कि कोई अगले 1 घंटे तक प्रवेश नहीं कर सकता। हमने अपनी रिपोर्ट पीएम को सौंपने का फैसला किया और फिर प्रधानमंत्री की अनुमति से हम दीघा गए। मैंने प्रधानमंत्री की अनुमति मांगी थी 3 बार। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक बैठक को लेकर विवाद के बाद केंद्र ने राज्य से पश्चिम बंगाल के शीर्ष नौकरशाह को वापस बुलाने का आदेश जारी किया है। केंद्र में शुक्रवार को उन्हें वापस बुलाने का आदेश आने से पहले बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का कार्यकाल केवल 4 दिन पहले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। केंद्र ने बंगाल को 31 मई की सुबह तक बंदोपाध्याय को दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय में भेजने के लिए कहा है। दरअसल सीएम ममता बनर्जी ने चक्रवात यास के प्रभाव का आकलन करने के लिए पीएम मोदी के साथ एक बैठक छोड़ दी थी। उन्हें पीएम मोदी के साथ चक्रवात क्षति की समीक्षा में शामिल होना था। केंद्र ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने पीएम मोदी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को आधे घंटे तक इंतजार कराया। तृणमूल कांग्रेस ने शीर्ष अधिकारी को वापस बुलाने के केंद्र के कदम की आलोचना की। तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर राय ने कहा, क्या आजादी के बाद से ऐसा कभी हुआ है? किसी राज्य के मुख्य सचिव की जबरन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति? मोदी शाह की भाजपा कितनी नीचे गिरेगी? सब इसलिए कि बंगाल के लोगों ने दोनों को अपमानित किया और भारी जनादेश के साथ ममता बनर्जी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान 5 जून को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चों ने शनिवार को कहा कि किसान 5 जून को भाजपा सांसदों और विधायकों के कार्यालयों के सामने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे। पिछले साल इसी दिन अध्यादेश लागू किए गए थे। अध्यादेश लागू होने के बाद पिछले साल सितंबर में संसद में तीनों कानून पारित किए गए और बाद में राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दे दी। केंद्र के तीनों कानूनों को वापस लिए जाने और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर हजारों किसान पिछले साल नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन में शामिल 40 से ज्यादा किसान संगठनों के नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी और तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया था। पिछले साल सरकार ने 5 जून को ही अध्यादेश के तौर पर किसान विरोधी कानूनों को प्रस्तुत किया था। किसान संगठन ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 जून को देश भर में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का फैसला किया है। हम नागरिकों से भाजपा सांसदों, विधायकों और प्रतिनिधियों के कार्यालयों के सामने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की अपील करते हैं। इसे जन आंदोलन बनाया जाए और सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया जाए। प्रदर्शनकारी किसानों ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और कृषि, किसानों और गांव के विकास में उनके योगदान को याद किया। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक पंजाब के दोआबा से किसानों का एक बड़ा जत्था शनिवार को सिंघू बॉर्डर पहुंचा है और आगामी दिनों में कई और किसानों के आंदोलन से जुड़ने की संभावना है। करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की 2 साल में 24% गिरी रेटिंग। आधे लोगों ने माना कोरोना की दूसरी लहर सही से न संभाल सके पीएम। सर्वे में दावा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की रेटिंग में 2 साल में 24% गिरावट आई है। यह दावा localcircles.com के एक सर्वे में किया गया है। साथ ही बताया गया कि पोल में शामिल होने वाले आधे लोगों ने माना कि पीएम कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी सही से संभाल नहीं पाए। सर्वे के मुताबिक 51% लोगों ने कहा कि सरकार उनकी आशाओं पर 2 साल में खरी उतरी या फिर उससे आगे निकली। 21% नागरिकों का कहना था कि केंद्र ने उनकी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर काम किया, जबकि 30% ने माना कि सरकार ने उनकी आस पर खरी उतरी। यह पोल बताता है कि मोदी सरकार की सिटीजन रेटिंग में कमी आने की वजह कोरोना की दूसरी लहर को ठीक से न संभाल पाना रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा एनएसए के तहत हो कार्रवाई। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी पर किए गए कमेंट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा के बयान को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों का मनोबल गिराने वाला बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड के चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जब रामदेव ने कहा किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा को अरेस्ट कर सके। शुक्रवार को चंपावत कांग्रेस के जिला पूरन कठायत व सूरज प्रहरी के नेतृत्व में कांग्रेसी हाथों में तख्तियां लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि रामदेव के बयान को लेकर उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो और पतंजलि में बनने वाले उत्पादों की जांच की जाए। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा रामदेव को सार्वजनिक रूप से डॉक्टरों से अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले 1000 करोड़ के मानहानि की नोटिस के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली में योग गुरु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली के आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में आईएमए की तरफ से कहा गया है कि स्वामी रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार की लापरवाही के चलते पैदा हुआ ऑक्सीजन संकट।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर केंद्र ने पहली और दूसरी लहर के बीच मिले समय में योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की होती तो इस संकट को टाला जा सकता था। सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह सवाल किया कि केंद्र ने महामारी वाले साल 2020 में ऑक्सीजन का निर्यात 700% तक क्यों बढ़ा दिया। उन्होंने यह भी पूछा कि मोदी सरकार ने अपने ही विशेषाधिकार प्राप्त समूह की ऑक्सीजन संकट की सलाह को दरकिनार क्यों किया। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, महामारी की मार के पहले तक ऑक्सीजन को प्राथमिक रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए भारत के पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले विशेष रूप से बनाए गए क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या 1200 से 600 थी। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच मोदी सरकार ने इन टैंकरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली देश के लोगों तक वैक्सीन पहुंचने नहीं दे रही है केंद्र, आपका आरोप। जी हां दोस्तों, देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर केंद्र सरकार को वैक्सीन की कमी पर घेरा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि लोगों का टीकाकरण हो। उन्होंने ट्वीट किया, सारी दुनिया कोरोना को वैक्सीन से रोकने में जुटी है, हमारी केंद्र सरकार वैक्सीन को देश के लोगों तक पहुंचने से रोकने में जुटी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।